गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ रविंद्र योगी और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वेक्टर। देखो, फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज की बात होती है। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी में एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास जो होती है वो है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूं, तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो केवल अपना मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती हैं। ये केवल और केवल अपने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके पास में इसके अलावा डायरेक्शन से रिलेटेड या और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। इन द सेंस अगर अपन कहें तो इनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब जो इंफॉर्मेशन स्केलर क्वांटिटी के पास होती है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी अगर रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब अपने बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, तो वो क्वांटिटी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी की अपन एक और बात करते हैं, इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है कि वेक्टर केवल ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया। मान लो अपन ने कोई क्वांटिटी देखी, अपने को उसके पास में उसका मैग्नीट्यूड मिल गया और उसका डायरेक्शन मिल गई, तो दोनों को मिला के अपन ये नहीं बोल सकते कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। उसके लिए ये है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करना चाहिए। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी ये ओबे करेगी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर क्वांटिटी वो ही क्वांटिटी होगी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती है। मतलब सिंपल जो अपन एडिशन करते हैं अभी तक उस तरह से ये ऐड डायरेक्ट नहीं होगी। इसमें वेक्टर के जो लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऐड होगी। उसके बारे में आगे अपन बात करेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, स्पेसिफिक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो रही बात ये, इसकी तो अपन आगे बात करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसी क्वांटिटी, देखो जनरली अगर अपन बात करें तो अपन दो क्वांटिटीज देखते हैं, लेकिन जब आप आगे फर्दर इसके बारे में थोड़ा और डीपली वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करोगे तो आपको तीन टाइप की क्वांटिटीज देखने को मिलेंगी। एक स्केलर हो जाएगी, एक मैग्नीट्यूड हो जाएगी, इन दोनों के बीच की एक क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, अभी बस आप केवल इसके बारे में इतना पता कर लो कि टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है। किसको फॉलो नहीं कर रही है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं कर रही है। और जब तक कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगी, बेशक उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्वांटिटी अपन उसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है यहां तक। तो थोड़ा सा वेक्टर के बारे में अपन आगे बात करते हैं कि वेक्टर की। तो वेक्टर के बारे में अपने को देखो क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसको मतलब किसी के सामने अपन कैसे डिनोट करेंगे, इसको जब लिखेंगे तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन और कुछ इसके जो स्पेसिफिक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने को पता होना चाहिए कि वेक्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। तो वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखो, जब वेक्टर क्वांटिटी डेवलप की गई थी उस टाइम पे इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में विचार किया गया था कि भाई कुछ तो अलग दिखना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये ए है, फॉर एग्जाम्पल ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अभी सिंपल ए लिखा हुआ है तो ए ही है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो उसके लिए एक रूल डेवलप किया गया कि आप जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे डायरेक्शन वाला। उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे डायरेक्शन वाला। और जब ये एरो आपको उसके ऊपर दिखेगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एरो लगा हुआ है, जो इसकी कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब देखो, ये बात भी आती है कई बार कि भाई वेक्टर क्वांटिटी जो डेवलप की, तो देखो बिना किसी चीज की रिक्वायरमेंट के कुछ नहीं होता। अपन जानते हैं कि जब भी कोई चीज आगे निकल के आती है तो कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट हुई, और जब उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो उस चीज का डेवलपमेंट हुआ। तो इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी की भी रिक्वायरमेंट हुई होगी। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? देखो, इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लो आप किसी से, ये ए है और यहां पे कहीं कोई बी खड़ा हुआ है,
ये दोनों आपस में फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कुछ 5 किलोमीटर है। अब ए को बी को एक दूसरे के पास जाना है, ए को जाना है बी के पास, तो अब जाएगा कैसे? जे इसको बोले कि अब तू कितनी दूर है मेरे से, बी मान लो इसको सीधा कहे कि मैं तेरे से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हूं, क्या ये पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए इसको ये बताना पड़ेगा कि तेरे को 5 किलोमीटर से अपने से नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, वो ट्रेवलिंग डिस्टेंस विद डायरेक्शन बतानी होगी। जब तक ये डायरेक्शन नहीं बताएगा तब तक ये इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। मान लो ये 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर इसके अराउंड एक सर्कल में कहीं भी जा सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? हो सके बाई लक वो इधर ही चले जाए तो पहुंच जाए, नहीं तो वो कहीं भी जा सकता है और कहीं जाएगा तो पहुंचेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन सामने वाले को देनी पड़ेगी कि तेरे को इस जगह पे, तू अभी फिलहाल जहां पे है वहां से इस डायरेक्शन में इधर जाना पड़ेगा। और जब तक वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन नहीं देंगे, वो आदमी जो भी काम है वो अपना कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अभाव में वो इधर या उधर हो सकता है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी? वेक्टर क्वांटिटी की। जब इनका रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो सीधी सी बात यही आई कि भाई किसी भी क्वांटिटी के ऊपर आप एरो लगा दो, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब अपन वेक्टर के कुछ सिंपल अपने को लिखना है ए वेक्टर, तो ये इसको बोलते हैं अपन वेक्टर। तो ए वेक्टर लिखेंगे, ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर अपन डायरेक्ट इसको ये लिखते हैं तो ये केवल स्केलर क्वांटिटी है, केवल अभी क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड। देखो लिखना कैसे है, जैसे मान लो ए मेरे को लिखना है 5 किलोमीटर, तो लिखेंगे 5 किलोमीटर नॉर्थ, साथ में डायरेक्शन भी लगाई हुई है नॉर्थ। तो ये यहाँ पे ए क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं केवल लिखता ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो ये क्या होता? केवल और केवल ए का क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। अब ये 5 किलोमीटर किधर है? नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, जहां भी मर्जी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अभाव में अपन नहीं बता सकते कि ये किधर है। यहां पे अपन क्लियरली कह सकते हैं कि ए जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला मैं जो पॉइंट बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि किसी भी वेक्टर की अगर अपन बात करें, किसी भी वेक्टर को अगर आप 2 पाई यानी कि 360 अगर रोटेट करते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। देयर हैव नो चेंज, नो चेंज इन एनी वेक्टर ऑन रोटेटिंग 360 या फिर 2 पाई। मींस किसी भी वेक्टर को 360 और 2 पाई रोटेट करने पे उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आते हैं। आप देखो प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, मान लो ये कोई वेक्टर है, ये 360, यहां से मैं इसको घुमाना शुरू करूं, ये ऐसे धीरे 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 रोटेट करवाया, वापस 360, जहां पे पहले था वहीं पे आके वापस से क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है। मतलब 360 रोटेशन पे किसी भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। इट मींस अगर आपने किसी वेक्टर को 360 रोटेट करवाया है तो आपने उसका कोई रोटेशन या कोई उसमें चेंज नहीं किया है। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में शिफ्ट किए जा सकते हैं। मतलब वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली या पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि किसी भी वेक्टर को खुद के, उसी के इटसेल्फ यानी कि सेल्फ के पैरेलल में अपन शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर आपको यहां पे दिया हुआ है, ये है कोई ए वेक्टर है, इसको आप इसके पैरेलल में मतलब यहां पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी, कोई चेंजमेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूं कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, ये बहुत ही आपको आगे काम आने वाला है जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे वेक्टर के, या वेक्टर के बारे में एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जब आप चीजें करोगे तो वहां पे आपको एंगल देखने के लिए या किसी वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन करने के लिए, टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको ज्वाइन करने के लिए, जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको ये रूल जो है बहुत काम आने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि किसी भी वेक्टर को आप उसके पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हो। ये नहीं कि किसी दूसरे वेक्टर के, ये नहीं होगा कि मान लो यहाँ पे कोई बी वेक्टर है, यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, ये बी है ये ए है, और आपने ए को मान लो ए ऐसे जा रहा है, इसको उठा के इसके पैरेलल में कर दिया ना, ये अलाउड नहीं है। हाँ आप ए को ए के पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये यहाँ पे मैं ओरिजिन बना लेता हूं, चलो ये एक्स वाई है, यहाँ पे आपको दे रखा है ए वेक्टर,
ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे है। आप इसको यहीं पे ऐसे ले जा सकते हो, यहां से अभी भी इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री रहेगा और ये पैरेलली आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। मतलब केवल एक को एक के पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हो। उसके शिफ्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसकी डायरेक्शन में, उसके एंगल में, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करोगे केवल वो खुद के सेल्फ के पैरेलल में शिफ्ट होगा, ना कि किसी अदर वेक्टर के। ठीक है, अब यहां पे अपन थोड़ी सी बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो कई टाइप पे या कई बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप में। वहां पे थोड़ा सा अपन इनके बारे में मैं कुछ ब्रीफली थोड़ा सा लिख देता हूं। देखो, जैसे सबसे पहले अपन बात करें तो वेक्टर जो है वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड लास्ट है आपका जीरो या फिर नल वेक्टर। देखो, मैं एक एक टाइप को आपको थोड़ा थोड़ा हल्के से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉन्ग्रुएंट वेक्टर, देखो कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होंगे जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम हो। डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, वो वेक्टर्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं, अगर इधर कोई ए वेक्टर जा रहा है, इधर कोई बी वेक्टर जा रहा है, इधर मान लो कोई सी वेक्टर जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन तीनों का सेम है। अगर सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ऑल वेक्टर्स का, तो वेक्टर जो है वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से अपनी लाइंस पैरेलल होती थी उसी तरह से अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल में है तो वो हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर। जैसे मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो ए और बी एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम। देखो, पैरेलल के लिए सारे वही रूल अप्लाई होते हैं जो पैरेलल लाइंस में होते थे, तो पैरेलल होने चाहिए, बस वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, यानी कि इनके बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में 0 डिग्री के एंगल होते हैं। सेम यहाँ पे वेक्टर्स के लिए वो अप्लाई हो जाएगा कि टू वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो वो हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एक वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा है इधर, एक वेक्टर जा रहा है इधर, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, यानी कि दोनों के बीच का जो थीटा है ये 180 डिग्री अगर हो रहा है, दोनों के बीच का थीटा कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 डिग्री थीटा होने पे जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है कोलीनियर। को मींस होता है देखो सेम, को का मीनिंग क्या होता है, सेम। लीनियर यानी लाइन, यानी कि ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे ट्रेवल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेम लाइन पे ट्रेवल कर रहे हो, तो वो हो जाएंगे कोलीनियर वेक्टर। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई मैं लाइन मान लेता हूं, इस लाइन पे यहाँ पे ए वेक्टर गया और यहीं पे क्या जा रहा है, बी वेक्टर जा रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों देखो एक ही लाइन पे, दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे, कोलीनियर वेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है कोप्लेनर। देखो, को मींस वही सेम और प्लेनर मतलब प्लेन, यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक सेम प्लेन में यानी कि किसी प्लेन में लाई कर रहे हो तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर जैसे मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, देखो ये पूरे बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं इसमें, तो बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं मतलब ये कैसे वेक्टर हो गए, कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन में है, कोई बाहर नहीं है। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे होता है यहाँ पे ए बी ऐसे और सी ऐसे, तीसरा बाहर की ओर आ गया, तो ये प्लेन अलग हो गया, इधर से प्लेन देखे तो अलग हो गया, मतलब एक प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब ये अभी कोप्लेनर नहीं होंगे। हाँ, इसमें अगर अपन बात करें, जब भी दो वेक्टर की बात करेंगे, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर,
ऑलवेज बी कोप्लेनर। यानी कि दो वेक्टर की अपन जब भी बात करेंगे, टू वेक्टर्स के बारे में जब भी अपन बात करेंगे, जब भी डिस्कस करेंगे, वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। यानी कि टू वेक्टर्स को आप कैसे भी रिप्रेजेंट करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी प्लेन में वो लाई कर जाएंगे। जैसे मान लो ये एक मैं मार्कर ले लेता हूं, एक फिंगर ले लेता हूं, ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अभी दो वेक्टर हैं तो इनको ऐसे रखूंगा, इस प्लेन में लाई कर जाएंगे, ऐसे रखूंगा इस प्लेन में, ऐसे रखूंगा इस प्लेन में, मतलब किसी ऐसे रखूंगा इस प्लेन में, किसी भी डायरेक्शन में आप देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेन में ये लाई कर जाएंगे। ठीक है। जैसे ही तीसरा वेक्टर आता है, 3 और मोर वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लेनर। तीन वेक्टर की जब भी अपन बात करेंगे, 3 वेक्टर्स की या मोर देन 3 वेक्टर्स की अपन बात करेंगे, वो मे बी कोप्लेनर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखो उसमें कोई अपन कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि वो कोप्लेनर होंगे होंगे। दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के लिए आप कंफर्म हो कि किसी ना किसी प्लेन में जरूर लाई करेंगे, लेकिन जैसे ही वेक्टर का नंबर 3 हो रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम प्लेन में लाई करें या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे। उनमें से जैसे मान लो ये दो फिंगर्स हैं, तीसरा वेक्टर मैं इसको मान लेता हूं, ये 3 वेक्टर हो गए, 1 2 और ये 3। अब इन तीनों वेक्टर के लिए देखो किस प्लेन में लाई करेंगे। ऐसे अगर मैं इधर से लगाता हूं तो नीचे वाले दो वेक्टर ये और ये इस प्लेन में आ गए, लेकिन ये बाहर रह गया। अगर इधर से लगाता हूं तो ये आगे दो एक प्लेन में, ये वाला बाहर रह गया, मतलब कहीं ना कहीं कोई एक वेक्टर बाहर जा रहा है। हाँ, अगर इनकी कंडीशन ऐसी हो कि ये तीनों वेक्टर ऐसे होते, 1 2 3 तीनों वेक्टर ऐसे होते तो एक प्लेन में आ जाते, ऐसे भी आ जाते, ऐसे भी आ जाते। तो वो डिपेंड करता है कि वेक्टर्स की पोजीशन कैसी है, वो हो भी सकते हैं एक लाइन में और नहीं भी हो सकते। ठीक है। यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर की अपन बात करें तो सारे जितने भी मैंने टाइप्स बताए उनमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस मैं किसी को देता हूं तो वो है यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको रिप्रेजेंट ही अलग तरीके से कर दिया गया है। यूनिट वेक्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कि इसको रिप्रेजेंट ही अलग तरीके से किया जाता है। अपन बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की। ठीक है। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया जाता है कैप लगा के। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप लगा के उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट होता है। यूनिट बोले तो 1 बोल सकते हो आप, यूनिट बोले तो आप 1 बोल सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज यूनिट रहेगा। ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैप लगा के किया जाता है। इसका केवल और केवल एक ही काम होता है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू एनी वेक्टर। मतलब एक तरह से जैसे गाइड नहीं होता, गाइड अपने को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, बताने का काम करता है, आपको इधर जाना है, इधर जाना है, उधर मूव करना है। वो जिस तरह से अपने को गाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उसी तरह से यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ आ गया, जिस वेक्टर के साथ ये मर्ज हो गया, जिस वेक्टर के साथ आपने इसको ऐड कर दिया, जिस वेक्टर के साथ आपने इसको लगा दिया, उसको ये केवल और केवल एक ही डायरेक्शन पर वो एक ही काम करेगा कि उसको ये क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। देखो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन जो है उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाती है जिसके साथ आप इसको ऐड कर रहे हो। स्पेसिफिक इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पेसिफिक इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, अलग से कोई मैग्नीट्यूड लेके नहीं चलता। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए कैप से। और अगर आपको किसी भी वेक्टर का ए कैप निकालना हो तो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अगर आपको किसी भी वेक्टर के लिए ए कैप यानी कि उसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो ऊपर उसका वेक्टर और नीचे केवल उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए कैप मिल जाएगा। ठीक है। ये हो गया यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट अपना बचा हुआ है जीरो या फिर नल वेक्टर। नेक्स्ट अपना बचा हुआ है जीरो या नल वेक्टर। देखो जीरो या नल वेक्टर, जीरो आपको पता चल रहा है कि मतलब जीरो है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मतलब नल यानी कि ना के बराबर, यानी कि ऐसा स्पेसिफिक कोई वेक्टर नहीं होता, बस केवल ऐसे ही नाम दे दिया गया है कि जीरो या नल वेक्टर है। और जीरो या नल वेक्टर जो है इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है और ऑर्बिट्ररी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में ये चला जाता है। किसी वेक्टर के साथ इसको आप रिप्रेजेंट कर देते हो, उसी की डायरेक्शन में ये चला जाता है। ठीक। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो है वेक्टर्स के कुछ ऑपरेशन की, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एडिशन की, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन सारे होते हैं, लेकिन अपन जो बात करेंगे आज की वीडियो में वो करेंगे एडिशन ऑफ
वेक्टर। तो देखो एडिशन ऑफ वेक्टर की अपन बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर की अपन जब भी बात करेंगे अपने को टू टाइप्स के एडिशन ऑफ वेक्टर देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको वेक्टर ऐड करने का ग्राफिकल मेथड और एक मिलेगा एनालिटिकल मेथड। एक होगा आपका एनालिटिकल मेथड और एक होगा ग्राफिकल मेथड। देखो एनालिटिकल मेथड की जब अपन बात करेंगे तो एनालिटिकल मेथड में आपको कुछ मैथमेटिक सॉल्यूशंस करके और इनके कुछ फॉर्मूलाज फिक्स करने हैं, तो उनके लिए आपको डेरिवेशन प्रूफ सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे मतलब आपको कुल मिला के जब भी दो वेक्टर ऐड करने होंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होंगी अकॉर्डिंग टू इसके रूल्स और रेगुलेशंस। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। जो वेक्टर आपको दिया जाएगा जिस तरह से दिया जाएगा उनको बस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में शिफ्ट करके फिक्स करके और आपको केवल मेजरमेंट के थ्रू उनको मेजर कर लेना है, बस इतना है। तो अभी अपन ग्राफिकल मेथड की बाद में बात करेंगे, अभी अपन बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की। तो एनालिटिकल मेथड देखो एनालिटिकल मेथड में बेसिकली दो तरह के मेथड हैं। एक तो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा सेकंड है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ। देखो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि जो भी वेक्टर्स आपको दिए गए हैं वो टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। जैसे ये वेक्टर है तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है हेड, इस वाले पार्ट को कहा जाता है टेल। ठीक है, ये वाला पार्ट हेड होता है, ये वाला पार्ट होता है टेल एरो का। तो जब भी यहाँ पे मान लो आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, दो वेक्टर को आपको कहा जाए कि आपको ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कंडीशन यही दी जाएगी आपको कि जो भी वेक्टर आपको दिए हैं सबसे पहले आप उनको टेल टू टेल ज्वाइन करो और टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद में अगर वो किसी पैरेललोग्राम की दो कंटिन्यूअस साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी पैरेललोग्राम की दो कंटिन्यूअस साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, मान लो कोई एक वेक्टर है, ये इधर एक वेक्टर में थोड़ा पर ले लेता हूं, इधर मान लो ये ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, यहाँ पे इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। देखो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दो कंटिन्यूअस साइड, एक दो कंटिन्यूअस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो कंटिन्यूअस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होती हैं, मतलब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आएगा, सेम सिंपल सी बात है। यहां पे ए है तो यहां पे भी ए आ जाएगा। ठीक है, इधर ये बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ये ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्या बताना है कि ये इसका यहां से ये जो रिजल्टेंट है, ये जो इसका डायगोनल है, ये इनके रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आपको कैसे भी करके इस पैरेललोग्राम से आर की वैल्यू निकालनी है। आपको इस पैरेललोग्राम से क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं सीधा इधर, इसको यहां से मिला दिया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। इधर आपको इसकी वैल्यू पता है, ये ए वेक्टर है और यहां पे देखो ये एंगल कितना है ए और बी के बीच में, थीटा।
इसको आगे शिफ्ट किया है, मतलब वेक्टर को यहां से यहां तक पैरेलली शिफ्ट किया गया होगा। ये ए वेक्टर इधर था, इधर भी ए वेक्टर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि वेक्टर जब भी शिफ्ट होते हैं पैरेलल में शिफ्ट होते हैं। तो ये एंगल आपको मिल गया थीटा। यहाँ पे आपको ये पता है, ए पता है, ठीक है। बाकी आपको ये वाली साइड चाहिए और ये वाली साइड चाहिए, तो ये दोनों साइड्स आप यहां से मेरे हिसाब से ए से बड़े अच्छे से निकाल सकते हो। देखो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग बना देता हूं। इधर ऐसा एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इधर एंगल दे रखा है थीटा, इस वाली साइड का मैग्नीट्यूड ए है, ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। इधर एंगल है 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। आप एक चीज जानते होगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन दिख रहा है आपको, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन दिख रहा है। परपेंडिकुलर आपका देखो, इसको मैं मान लेता हूं P अपॉन हाइपोटेनियस H किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा। यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H साइन थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस की जगह A है, तो इस P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A साइन थीटा, और इस B की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये होता है कोस थीटा के इक्वल। तो देखो वही सेम प्रोसेस, B बाई एच इज इक्वल टू कोस थीटा, तो B इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा H कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो B H की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, वही A, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, A टाइम्स ऑफ कोस थीटा, यानी कि ये हो गया आपका A साइन थीटा और ये हो गया आपका A कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे B और A ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगी B प्लस A टाइम्स ऑफ कोस थीटा। इधर ये वाली साइड आपको मिल गई A साइन थीटा। आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस के लिए आपको पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h की वैल्यू आपको r की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, a साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है, b प्लस a कोस थीटा, यानी कि b प्लस में a कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग के खुलेगा ये, यानी कि b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, यहां पे बचेगा बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये इक्वल है किसके, आर स्क्वायर के। अगर आपको केवल आर की वैल्यू चाहिए तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। देखो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपको यहां पे दो वेक्टर्स दिए गए थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का आपको रिजल्टेंट चाहिए था। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि दोनों वेक्टर्स जो हैं टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है कि दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है। देखो कई कंडीशंस न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन ना हो, लेकिन आपको पैरेलल शिफ्ट करके टेल टू टेल ज्वाइन ही करना पड़ेगा। तो यहां से ए वेक्टर था, इधर बी वेक्टर था, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन थे, बीच में एंगल जो भी हो थीटा एक्स वाई जेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच से जो डायगोनल निकलेगा इसका पैरेललोग्राम का, वो इनके दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से आपको देखो, यहां से सबसे पहले मेरे को ये चाहिए था आर के लिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, उसके लिए यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इस वाली साइड को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया। तो यहां से देखो ये एक छोटा सा मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल मिला जिसमें केवल हाइपोटेनियस पता था, जिसका मैग्नीट्यूड ए था। तो हाइपोटेनियस के लिए यहां से मैंने वही पीबीपी अपॉन एचएच भी लगा के, और इधर ये ए साइन थीटा आया और ये आया आपका ए कोस थीटा। देखो कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस मेरे को मेजर करनी थी यहां तक की, ये कितनी आई, बी प्लस में ए कोस थीटा,
ये वाली ए साइन थीटा। तो अभी मेरे को ये जो है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने बाय यूजिंग, लिख सकते हो आप, बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, एच की जगह पे आपका आर था, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू थी बी प्लस में ए कोस थीटा, तो बी प्लस में ए कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को खोला तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इसको मैंने खोला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो देखो ए की जगह पे यहाँ पे बी है और बी की जगह पे क्या है, ए कोस थीटा। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हो गया, और बी का स्क्वायर यानी कि ए कोस थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी कोस थीटा। वो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया इसलिए, नहीं तो पहले बी फिर ए कोस थीटा, बाकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज और 2 टाइम्स ऑफ ए बी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, मतलब यहाँ पे बचा ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहोगे यहाँ से अंडर रूट इधर शिफ्ट हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई किसकी, आपकी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की, ये आर का आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। डायरेक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो यहां से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, ये आप थीटा इसको अल्फा मान लो, अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। देखो अल्फा की वैल्यू के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है आपको। तो यहां से अगर डायरेक्शन की बात करूं, मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं आपको, तो ये आ जाएगा आपका टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका ए साइन थीटा अपॉन में बेस, बेस कितना है बी प्लस में ए कोस थीटा। यहां से आप अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो टेन को इधर ले जाओ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस में ए कॉस ऑफ थीटा। यहां से ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपकी आर की डायरेक्शन भी आप बता सकते हो कि आर किस डायरेक्शन में हो, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। या फिर बेस वाले इस वाले वेक्टर के साथ इतने पे है, फिर आप यहां से निकालना चाहोगे तो ये तो थीटा माइनस अल्फा बच ही जाएगा। दोनों वेक्टर के साथ आप इसका एंगल भी बता सकते हो कि आर कितने एंगल पे है। अपन ने भी जो रिजल्टेंट निकाला था आर, आर का फॉर्मूला आया था अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक अगर आपको थीटा दे रखा हो, जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो वहां पे आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सीधा निकाल सकते हो। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना हो, उनमें से कोई थीटा दिखे तो पूरा प्रोसेसिंग आपको करने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए कुछ केसेस हैं, जैसे मान लो केस फर्स्ट में मैं ले लेता हूं कि थीटा अगर मान लो आपको 0 डिग्री दे रखा हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, तो आर देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ 0। आपको पता है कि कोस 0 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे कोस थीटा को 1 से, तो आपके पास बचेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। और ये जो है ये पूरा की पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और हाफ को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 1 बचेगा, यानी कि आपको कुल मिला के जो r मिलना है वो क्या मिलेगा, a प्लस बी। यानी कि जब भी अगर आपको थीटा 0 डिग्री दे रखा हो दो वेक्टर के बीच में, तो आप उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसा आप सिंपल एडिशन में करते हैं। देखो सेकंड केस देख लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो सेकंड केस में अगर थीटा 90 है तो अपन क्या करेंगे, थीटा 90 है तो आर इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ 90। और कॉस 90 आपको पता होगा कितना होता है, 0 डिग्री।
अब cos 90 जीरो, यानी कि यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो जीरो जब रखेंगे तो यहां तक की पूरी जो टर्म है, किसी भी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जानी है। तो अंडर रूट के अंदर आपका बचना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी 90 डिग्री हो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर मान लो आपका केस थर्ड में अपन देख लेते हैं कि थीटा 180 दे रखा हो, थीटा क्या हो 180 डिग्री हो, यानी कि दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ 180, और cos 180 की वैल्यू -1, -1 यहां पे रखेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा r इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से 180 पे हो तो उनके मैग्नीट्यूड को आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे दे रखा हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और इनके बीच का जो थीटा है वो आपको दे रखा हो 60 डिग्री। आपसे कहा जाए कि आर आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला दे रखा है, अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आर इज इक्वल टू वैल्यू रखते चले, सीधा ही फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा, देन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो r इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 सॉरी प्लस हाफ 3 4 द 12, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 9 16 एंड 12, तो 9 एंड 16 25, 25 एंड 12 हो जाएगा आपका 37, तो r इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 37 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट आप निकाल लोगे। देखो ये सब, देखो क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 यूनिट कैन नेवर बी 2 यूनिट 3 यूनिट 6 यूनिट एंड 8 यूनिट, यानी कि इनमें से क्या नहीं हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, जो अपन ने 3 केसेस किए थे, तो अपन ने जो तीनों केसेस किए थे जब उसमें थीटा 0 डिग्री था, थीटा 0 डिग्री था, तो आपका जो आर था वो आ रहा था सीधा सीधा a प्लस बी, ठीक है, और जब थीटा आपका 180 था तो आ रहा था आर इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि थीटा आपका 0 से लेके 180 तक वेरी करेगा, तो एक बार 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 180 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी कि अगर अपन r की बात करें तो r का जो मैग्नीट्यूड है वो कहीं ना कहीं a माइनस बी से या तो बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, a माइनस बी से r का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा a माइनस बी के, या तो a माइनस बी के इक्वल होगा और या तो a माइनस बी से ग्रेटर देन होगा। दूसरी अगर अपन बात करें तो लेस देन इक्वल होगा a प्लस बी के, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है r की और ये r की मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो r ग्रेटर देन इक्वल टू दी a माइनस बी और लेस देन इक्वल टू दी a प्लस बी, यानी कि इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, इससे ज्यादा और इससे कम वो नहीं हो सकता। मिनिमम a माइनस बी हो सकता है, मैक्सिमम a प्लस बी हो सकता है, यानी कि इसी में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो देखो अपने को a की वैल्यू दे रखी है, a वेक्टर कितना है 3 यूनिट है, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a की बात करें तो 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ b की बात करें तो 4, क्योंकि b वेक्टर आपको 4 यूनिट दे रखा है, ठीक है, तो b की बात करें तो 4, a की बात करें तो 3, यानी कि इसमें अगर अपन रख के देखें तो r का अपने को सीधा सा एक आइडिया हो जाएगा कि i कहां से कहां तक r जो है लाई कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें, यानी कि a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 4, और चूंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो माइनस प्लस का कोई इशू नहीं होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका भी अपन मैग्नीट्यूड में यही लगा देता हूं, ठीक है। तो r इधर है आपका 3 प्लस 4,
तो ये आपका आ रहा है 1, ये आ गया आपका 7। यानी कि यहां से एक चीज कंफर्म हो रही है कि आर की जो वैल्यू है 1 to 7 वेरी कर सकती है। मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है, यानी कि इसके बीच में कहीं पे भी रह सकती है, लेकिन ना तो इससे ग्रेटर होगी ना इससे लेस होगी। तो अपन देखते हैं आगे। तो ये 2 यूनिट है, मतलब 1 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। 3 यूनिट भी 1 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। 6 यूनिट भी 1 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 8 यूनिट जो है वो 1 और 7 के बीच में लाई नहीं कर रहा। मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 8 यूनिट।